आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की सोशल साइंस बुक से चैप्टर स्टेट एंड सोसाइटी के नोट्स को। स्टेट एंड सोसाइटी यानी राज्य और समाज अप टू 1000 सीई। सीई का मतलब है कॉमन एरा, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के 1000 साल बाद का समय। यह चैप्टर हमें बताता है कि 1000 साल ईसा पूर्व तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स में स्टेट और सोसाइटी कैसे धीरे धीरे विकसित हुए। पहले के समय की तुलना में अब हमारे पास ज़्यादा जानकारी है क्योंकि हमें आर्कियोलॉजिकल खोज और रिटर्न सोर्सेज दोनों मिले हैं। इनमें ऋग्वेद सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। यह चैप्टर बताता है कि लोग पहले छोटे परिवार और क्लैन बेस्ड ग्रुप यानी कुल या गोत्र के रूप में रहते थे। धीरे धीरे वे बड़े किंगडम्स और ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहने लगे जहां साफ रूल्स और सोशल ऑर्डर यानी सामाजिक व्यवस्था थी। इस चैप्टर में मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी और चोला डायनेस्टी जैसी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में बताया गया है। इस पूरे समय में दो इंपॉर्टेंट बातें लगातार दिखाई देती हैं। पहली मटेरियल कल्चर की परंपराएं और दूसरी पॉलिटिकल आइडियाज यानी राजनीतिक विचारों की शुरुआती विकास। नेक्स्ट है इसमें टाइमलाइन। टाइमलाइन में बताया गया है कि अर्ली वैदिक पीरियड का समय कब से कब तक का था। वो है 1500 से लेकर 1000 BCE तक। लेटर वैदिक पीरियड लगभग 1000 से 600 BCE तक रहा। इसी तरीके से महाजनपद, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन एम्पायर, इन सभी का टाइमलाइन दी गई है। नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट इज सोसाइटी एंड स्टेट। सोसाइटी क्या है और स्टेट क्या होती है। सोसाइटी यानी समाज। समाज उन लोगों का ग्रुप होता है जो साथ रहते हैं, एक जैसी वैल्यूज, ट्रेडिशंस, बिलीफ यानी मान्यताएं और रीति रिवाज को मानते हैं, साथ ही कुछ रूल्स का भी पालन करते हैं। स्टेट यानी राज्य। राज्य एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जिसमें रूलर्स यानी शासक, एडमिनिस्ट्रेटर्स, लॉज, टैक्सेस और ऑफिशियल्स यानी अधिकारी होती हैं। इन सभी का काम शांति बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा करना और देश का सही तरीके से मैनेज करना होता है। नेक्स्ट है द वैदिक पीरियड। तो वेद इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न टेक्स्ट हैं यानी लिखित ग्रंथ हैं। 4 इंपॉर्टेंट वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इन वेदों से हमें नेचर, गॉड्स, सोसाइटी, वैल्यूज और लोगों की डेली लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है। वेद 4 भागों में बटे हुए हैं और ऋग्वेद में इंपॉर्टेंट हिम्स पर आधारित है। ऋग्वेद इंपॉर्टेंट हिम्स पर आधारित है और हिम्स का मतलब है भगवान की स्तुतियां यानी भगवान के भजन, भगवान की प्रार्थना करना, और इसमें यज्ञ वगैरह के बारे में दिया हुआ होता है। वेद के अलावा हमें ब्रह्मणा, आर्यंका, उपनिषद, धर्मसूत्रा, एपिक्स यानी महाकाव्य, जैन लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर से भी उस समय की जानकारी मिलती है। द 4 वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 1026 हिम्स है यानी भगवान की स्तुतियां हैं। इसमें नेचर, गॉड्स, रिचुअल्स यानी धार्मिक रीति रिवाज, प्रार्थनाएं और समाज से जुड़े विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में सैक्रिफाइस यानी यज्ञ करने के नियम बताए गए हैं और यज्ञ साथ में धार्मिक समारोह सेरेमनीज के बारे में समझाया गया है। नेक्स्ट है सामवेद में ऋग्वेद के हिम्स को म्यूजिक के साथ गाया जाता है यानी भजन के रूप में, गीत के रूप में, प्रार्थनाओं के रूप में और मंत्र के उच्चारण के रूप में ये हिम्स दोहराए जाते हैं। नेक्स्ट है अर्थवेद में हेल्थ, डेली लाइफ और मैजिकल प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द वैदिक पीरियड। उस समय का सोसाइटी जन या ट्राइब्स में ऑर्गेनाइज था यानी समाज उस समय जन और जनजाति में संगठित था।
हर ट्राइब यानी हर जनजाति में राजा, पुरोहित, सेनापति, ग्राम प्रमुख और दूसरे लोग होते थे। राजा इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसके पास पूरी शक्ति नहीं होती थी। उसे बुजुर्गों और प्रीस्ट यानी पुजारियों से सलाह माननी पड़ती थी। उस समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बॉडीज भी थी, जैसे सभा। सभा एक छोटा ग्रुप था जहां इंपॉर्टेंट फैसलों पर चर्चा की जाती थी। समिति, समिति एक बड़ा ग्रुप था जहां इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाते थे। विधाता, विधाता एक गैदरिंग यानी एक सभा थी जहां सोशल यानी सामाजिक और रिलीजियस गतिविधियों की बारे में चर्चा होती थी और उन पर काम किए जाते थे। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हमें पास्ट को समझने में मदद करती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स ये हैं, जैसे हड़प्पन साइट्स। हड़प्पन साइट से पता चला कि उस समय एडवांस सिटीज थे यानी विकसित शहर थे। नॉर्दर्न ब्लैक पोलिस्ट वेयर से हमें अर्ली सेटलमेंट्स यानी शुरुआती बस्तियों के में हुए बदलावों के बारे में जानकारी मिली। ये सभी खोज हमें समझाने में मदद करती हैं कि समय के साथ स्टेट और सोसाइटी कैसे और ज़्यादा जटिल होती गई और कैसे विकसित होती गई। ये सभी सोर्सेस मिलकर हमें समझाते हैं कि 1000 ईसा पूर्व तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट में स्टेट और सोसाइटी का विकास कैसे हुआ। नेक्स्ट है हेडिंग अर्ली किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स। लिखा है कि जनपद ऐसे टेरिटरियल यूनिट, ऐसे क्षेत्रीय इलाके थे या राज्य थे जिन्होंने केवल परिवार या कुल आधारित पहचान आइडेंटिटी की जगह ले ली। जनपद ऐसे टेरिटरियल यूनिट्स ही ऐसी जगह राज्य थे जिन्होंने किन बेस्ड आइडेंटिटी यानी परिवार या कुल पर आधारित पहचान की जगह ले ली। यह लगभग 1000 से 600 BCE के बीच हुआ। जनपद वर्ड का अर्थ है वह जगह जहां लोग आकर बस गए। नेक्स्ट है महाजनपद। महाजनपद लगभग 600 BCE से 300 CE के समय के बड़े पॉलिटिकल यूनिट्स थे। अलग अलग सोर्स में ऐसे 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है मगध। मगध अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, फर्टाइल प्लेन यानी महत्वपूर्ण स्थान और उपजाऊ मैदान और शक्तिशाली रूलर्स की वजह से सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गए। आगे चलकर इसी से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है राइज ऑफ किंगडम्स एंड अर्ली एम्पायर्स। लिखा है कि 1000 से 600 BCE के बीच लोगों का संगठन जन से बदलकर जनपद में होने लगा। 600 से 300 BCE के समय महाजनपद का विकास और विस्तार हुआ। 321 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 185 BCE में पुष्यमित्रा सुंगा ने सुंग साम्राज्य की स्थापना की। फर्स्ट सेंचुरी BCE में खरवावेला का शासन रहा। फर्स्ट सेंचुरी BCE में उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं प्रसिद्ध थी और उस समय आर्ट को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फॉर्म्स। इसमें लिखा है कि नॉर्थ इंडिया में 2 प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम थी। एक मोनार्ची यानी जहां राजा शासन करता था और फिर उसका पुत्र। नेक्स्ट रिपब्लिक्स जिन्हें जन और संघ कहा जाता था। डेक्कन यानी दक्कन क्षेत्र में मौर्य के बाद सातवाहन ने शासन किया। उनका समय लगभग 2nd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE तक रहा। इसमें लिखा है कि साउथ में चोला जो कि कावेरी घाटी के पास, पांड्या जो ताम्रपनी और वेगई घाटी के पास थे, और केलपुत्र यानी चीरा और सत्यपुत्र यानी तमिलनाडु की जगहों में। इन सभी का बारे में जानकारी अशोक के इंस्क्रिप्शन से मिलती है। इन 3 मुख्य साउदर्न डायनेस्टीज ने अपने एम्बलम्स यानी राज्य चिन्ह बनाए। चोला का राज्य चिन्ह था टाइगर, चीरा का धनुष और पांड्या का मछली।
इनके बारे में हमें संगम लिटरेचर से जानकारी मिली जो लगभग 300 से BCE से 300 CE की है। इन तीनों राजाओं को वेंडर ऑफ तमिलकम यानी 3 मुकुटधारी राजा कहा जाता था। नेक्स्ट है अर्ली साउदर्न इंडिया। लिखा है कि 300 BCE से 300 CE के बीच संगम लिटरेचर की रचना की गई। इसी समय तमिल कलम में चीरा, चोला और पांड्या जैसे राजाओं के राज्य थे। लगभग 300 CE में पल्लव का उदय हुआ। लगभग 275 CE में पल्लव डायनेस्टी की स्थापना हुई। नेक्स्ट है ड्यूटीज एंड आइडियल्स ऑफ किंग, मतलब राजाओं के कर्तव्य क्या थे और उनके विचार क्या थे, उनकी एम क्या थे। तो इसमें लिखा है कि 6th सेंचुरी BCE से शासक यानी राजा, महाराज और सम्राट जैसी स्टेटस पाने लगे। मतलब राजाओं 6th सेंचुरी BCE में शासकों को राजा, महाराजा या सम्राट से के नाम से पुकारा जाने लगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया कि राजा को एनर्जेटिक होना चाहिए ताकि उसके अधिकारी भी उसी तरह अपना काम करें। यजुर्वेद में कोरोनेशन यानी राज्य अभिषेक की स्थापना शपथ के बारे में के अनुसार राजा को निष्पक्ष न्याय करना चाहिए और अपनी प्रजा की रक्षा करना जरूरी है। लिखा है कि यजुर्वेद में राज्य अभिषेक की शपथ के अनुसार राजा को निष्पक्ष न्याय करना चाहिए और अपनी प्रजा की रक्षा करनी जरूरी है। महाभारत के शांति पर्व में बताया गया है कि राजा का कर्तव्य न्याय बनाए रखना और अपनी प्रजा की अंदरूनी और बाहरी खतरों से बचाना था। गंभीर अपराधों जैसे गाय की हत्या या विश्वासघात के लिए कड़ी सजा दी जा सकती थी। आमतौर पर राजगद्दी किंगशिप यानी राजगद्दी हेरिडेटरी यानी राजा के बेटे को ही मिलती थी, लेकिन कुछ जगहों पर राजा को चुने जाने या हटाए जाने का बारे में भी जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि राजा की शक्ति हमेशा पूरी तरह एब्सोल्यूट नहीं होती थी। नेक्स्ट है पैन इंडियन जियोपॉलिटिकल आइडियाज। जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, पृथ्वी और चक्रवर्ती केस्त ये से वर्ड्स पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर सोवरेनिटी के विचार को दर्शाती हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल आइडिया अक्रॉस टाइम। अशोक ने अपने पराक्रम यानी लगातार प्रयासों के बारे में कहा कि उन्होंने पूरे जम्बूद्वीप में बदलाव लाने का काम किया। यानी जम्बूद्वीप यानी भारत और उसके आसपास की जगहों पर जहां तक उस समय राजा अशोक ने अपना राज्य फैलाया था, तो जम्बूद्वीप में उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए उस समय। अर्थशास्त्र के अनुसार पृथ्वी वह भूमि है जो हिमालय और समुद्र के बीच स्थित है। इसे चक्रवर्ती केस्त्र के समान माना गया है। चीरा के राजा नेदुरुजीनल अदन ने दावा किया कि उन्होंने हिमालय तक विजय प्राप्त की। वहीं चोला ने राजा राजेंद्र फर्स्ट ने गंगा अभियान के बाद गंगाईकोंडा की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वैशाली में स्टेट को एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में समझाया गया है। इसमें सप्तंगा यानी राज्य के 7 अंग के बारे में बताया गया है, जैसे अध्यक्षा यानी मुख्य अधिकारी, राष्ट्र यानी क्षेत्र, जनास यानी लोग, कोसा यानी खजाना, धाना यानी सेना और मित्रा यानी दोस्त राज्य। वैशाली में टैक्स यानी कर लगाने, चीफ लीगल एडवाइजर यानी मुख्य कानूनी सलाहकार और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी कई दूसरे विषयों में भी चर्चा की गई है। अर्चाछान नाम का एक पद वैशाली सिस्टम में अलग अलग अधिकारियों के आपसी संयोग और स्वतंत्र कार्य को दिखाता है। आगे लिखा है सिसुनहामा एम्पायर यानी साम्राज्य को अलीसारा यानी छोटे छोटे भागों में बांटा गया था। इनका काम अमत्या यानी अधिकारी संभालते थे। गांव का प्रमुख ग्रामिका होता था। प्रीस्ट यानी पुरोहित, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े अधिकारी, टीचर्स, कैरवन लीडर यानी व्यापारिक दल, आर्टिसियंस और स्क्राइब्स यानी लेखकों की भी यहां पर सलाह ली जाती थी। नेक्स्ट है 300 से 800 CE का समय। डिसेंट्रलाइजेशन यानी शक्तियों का बंटवारा हुआ। राज्य को भुक्ति,
मंडला, विषय, कोटम जैसे और गांव व नगरों जैसी छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स में बांटा गया। नॉर्थ और साउथ इंडिया में इन यूनिट्स में अलग अलग नाम दिए गए। फिर है गुप्ता रूल्ड रियल कौटिल्य स्ट्रक्चर। गुप्ता रूलर ने कौटिल्य की एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था का पालन किया। इसमें रॉयल ऑफिसर यानी राजकीय अधिकारियों को वेतन देना, एलाइस यानी दोस्त राज्य को बनाए रखना, शांति युद्ध से जुड़े फैसले इंपॉर्टेंट थे। अमात्य यानी अधिकारी स्थानीय और प्रोविनेंस एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी राजा को देते थे। धन दांती और अधिकारियों को काम व वेतन की व्यवस्था भी इसी प्रणाली से का हिस्सा थी। आगे है पल्लवा। पल्लवास के समय उरर यानी गांव स्थानीय प्रशासन की मुख्य इकाई थी। यहां डिसेंट्रलाइज लोकल गवर्नमेंट था। लैंड ग्रांट्स यानी भूमि दान दिए जाते थे। विलेज असेंबलीज कुछ टैक्स से जुड़े काम भी संभालती थी। नेक्स्ट है चोलक्या ऑफ बादामी। बादामी चोलक्य ने ब्राह्मण को भूमि दान दिए, जैसे अलूर और प्रदरी। ये स्थान रिवेन्यू यूनिट्स के रूप में भी काम करते थे। नेक्स्ट है गुर्जारा प्रतिहारस। गुर्जारा प्रतिहारस ने लगभग 730 से 730 से 1036 सीई तक वेस्ट इंडिया के बड़े भाग पर शासन किया। कन्नौज, गुजारा प्रतिहारा, पलास और रस्तराकुतास के बीच होने वाले स्ट्रगल यानी 3 राज्यों के बीच में संघर्ष का मुख्य सेंटर बन गया। फिर है इंपीरियल चोलास। इंपीरियल चोलास के समय एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेशन बहुत अच्छी और ऑर्गेनाइज थी। राज्य को मंडलम, वलांदुस यानी जिले, नादुस यानी उपक्षेत्र और उर यानी गांव में बांटा गया था। विलेज असेंबलीज रिवेन्यू, इरिगेशन, रोड्स और रिकॉर्ड्स का काम करती थी। विलेज असेंबली रिवेन्यू, इरिगेशन, रोड्स और रिकॉर्ड्स का काम करती थी। ये ज़्यादातर अपने काम राज्य के से स्वतंत्र होकर करती थी। नेक्स्ट है द उल के मोर इंस्क्रिप्शन ऑफ मरावादा। मरवाड़ा के उल के मोर इंस्क्रिप्शन में कल्यालव पाडी यानी 201 व्यामास का बारे में जानकारी दी गई है। इसमें इसे 8 बड़े भागों में बांटा गया था। यहाँ रिवेन्यू और लेबर यानी मेहनत का काम एक चीफ की देखरेख में होता था। विलेज कमेटी यानी पंचायत सड़क, इरिगेशन, जस्टिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालती थी। नेक्स्ट है जुनीवाड़ी रॉक इंस्क्रिप्शन। जुनीवाड़ी रॉक इंस्क्रिप्शन गुजरात में मिला है। इसमें अरच्चन, महायंक और श्रेष्ठी जैसे प्रतिनिधियों के बारे में जानकारी है। इसमें रुद्रमा द्वारा सुद्रहाना लेक की मरम्मत से जुड़ी जानकारी भी दी गई है। यह है जोनागढ़ का एक पुराना इंस्क्रिप्शन है। तो समरी में एक समझिए कि ये सभी एग्जाम्पल बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे छोटे छोटे गांव में विकसित होकर बड़े बड़े साम्राज्यों तक पहुंचा, जहां गवर्नेंस, टैक्सेशन और पब्लिक वर्क्स की अच्छी व्यवस्था थी। लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज से लेकर इंफीरियल ब्यूरोक्रेसी तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फ्लेक्सिबल, प्रैक्टिकल और वेल ऑर्गेनाइज था। नेक्स्ट हेडिंग है एथिक्स, धर्म एंड द फाउंडेशन ऑफ लॉ यानी धर्म और कानून की नींव। लिखा है कि इंडियन एथिकल थॉट यानी नैतिक विचार, भारतीय नैतिक विचार वेद, एपिक्स यानी महाकाव्य और भगवत गीता जैसे ग्रंथों पर आधारित हैं। समानता का सिद्धांत, समत्व का अर्थ है सभी मैटर्स और कॉन्शियसनेस एक ही सुप्रीम कॉन्शियसनेस की जुड़ी हुई है। महाभारत भी सभी वर्णों के लिए इसी विचार का समर्थन करती है। ऋत, ऋत का अर्थ है ऋग्वेद में, ऋत का अर्थ ऋग्वेद में बताया गया कॉस्मिक ऑर्डर है। यह नेचर सोसाइटी में हार्मनी और बैलेंस को दर्शाता है। धर्म, धर्म का अर्थ ड्यूटी, राइटियसनेस यानी सही आचरण और मोरल कंडक्ट यानी नैतिक व्यवहार है। सिर्फ रिलीजन नहीं, यह ध्री वर्ड से बना है जिसका अर्थ है सहारा देना या संभालना। यह धरती शब्द से भी जुड़ा है।
महाभारत में भीष्म कहते हैं कि धर्म वही है जो सभी जीवों को संभाल कर रखता है। बुद्धिज्म में पली भाषा का शब्द धमा भी इसी तरह के नैतिक विचारों को व्यक्त करता है। अशोक के एडिक्स यानी शिलालेख ने धमा का प्रचार अच्छे व्यवहार, परिवार का सम्मान, अहिंसा और दया के जरिए से किया है। उत्तरमीरम इंस्क्रिप्शंस के अनुसार किसी भी कैंडिडेट यानी उम्मीदवार की कमाई ईमानदारी होनी चाहिए और उसका मन शुद्ध होना चाहिए। कमंद का नीतिसारा और भन्ना भट्टा कदम्बारी जो दुनिया के शुरुआती नोवेल्स में से एक मानी जाती हैं, इनमें किंगशिप यानी राजगद्दी और नैतिकता के बारे में विचार दिए गए हैं। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर एंड एवरीडे लाइफ। वर्ण और जाति। वर्ण सिस्टम यानी वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे। ब्रह्म। अर्ली वैदिक सोसाइटी में किसी व्यक्ति की सोशल स्टेटस केवल जन्म से तय नहीं होती थी। उसकी पहचान जाति, समूह, क्षेत्र, गांव, गोत्र और भाषा और ऑक्यूपेशन यानी काम से भी बनती थी। ऋग्वेद के वर्ष 9.112.3 से पता चलता है कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग काम कर सकते थे, जैसे पोइट, फिजिशियन और ग्राइंडर ऑफ कॉर्न यानी अनाज पीसने वाला। 4 वर्णों का सबसे पहला उल्लेख पुरुष सूक्ता से मिलता है जो ऋग्वेद के बुक 10 में है। का काम वेद का अध्ययन और शिक्षा देना, यज्ञ करना और दान देना और दान लेना था। यानी रचनाया का काम युद्ध करना, क्षत्रिय का काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना और न्याय देना है। वैश्य का मुख्य काम एग्रीकल्चर, पेस्ट्रोलिज्म यानी पशुपालन और व्यापार करना है। शूद्र दूसरे वर्ण की सहायता करते थे, लेकिन वे खेती, कारीगरी और व्यापार भी करते थे। बुद्धिस्ट सुता निपाता के अनुसार कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण या आउटकास्ट यानी अछूत नहीं होता। बुद्धिस्ट सुत्ता निपता के अनुसार कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण या अछूत नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे ऐसा बनाते हैं। इससे पता चलता है कि शुरू में वर्ण सिस्टम काम के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं। जाति धीरे धीरे बनी। इसका कारण वर्णों के वर्णों के बीच विवाह, दूसरे स्थानों से आए लोगों का अपने समूह में विवाह करना और अलग अलग जगहों का प्रभाव था। वर्ण केवल 4 थे, लेकिन जाति की संख्या समय के साथ बढ़ती गई। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी। अलग अलग समय में नंदा, मौर्य, शुंगा, सत्यवाहना, वटाका, गुप्ता और प्रभुभूतिया जैसे अलग अलग राजवंशों ने शासन किए। मंदासुर स्टोन इंस्क्रिप्शन के अनुसार लेट गुजरात के सिल्क वीवर यानी रेशम बुनने वाले का एक संघ मध्य प्रदेश गया। वे बुनाई और ज्योतिष में कुशल थे। महाराजा जैनथा के कर्तिलालाई कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस में बताया गया है कि ब्राह्मण लैंड मैनेजर यानी भूमि प्रबंधन के रूप में भी काम करते थे। तमिल टोलकाप्पियम के राजा वेनिगर यानी व्यापारी, वेलार यानी किसान और अंतनार यानी ब्राह्मण का बारे में जानकारी है। इससे पता चलता है कि वर्ण का संबंध ऑक्यूपेशन से ज्यादा था, जन्म से कम। पट्टिनालपाई में ऐसे समाज का बारे में जानकारी है जहां व्यापारी, साल्ट मेकर यानी नमक बनाने वाले, फिशरमैन और आर्टिसियंस और वॉरियर रहते थे। नेक्स्ट है फैमिली एंड सोसाइटी। कुल यानी परिवार समाज की सबसे छोटी यूनिट थी। कई कुल मिलकर गांव बनाते थे, कई गांव मिलकर विश्व बनाते थे, जिससे प्रमुख विश्वपति होता था, जिसका जो मेन लीडर है वो विश्वपति होता था। कई विश्व मिलकर जन बनाते थे और जिसकी रक्षा राजा करता था। गोत्र का संबंध पिता की वंश परंपरा से होता था, जिसे किसी वैदिक ऋषि से जोड़ा जाता था। गोत्र विवाह के नियम तय करने में बहुत इंपॉर्टेंट था। जीवन के 4 आश्रमस बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य यानी विद्यार्थी जीवन, फिर है गृहस्थी जीवन,
फिर वन में रहने का जीवन, और फिर संन्यास यानी त्याग का जीवन। 16 संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के इंपॉर्टेंट चरणों को दर्शाते थे। फिर है पुरुषशास्त्र। पुरुषशास्त्र जीवन के 4 लक्ष्य हैं: धर्म यानी कर्तव्य और सही आचरण, अर्थ यानी धन और आवश्यक साधन, काम यानी इच्छा, और मोक्ष यानी मुक्ति। इसमें बताया गया है कि अर्थ यानी धन कमाना हमेशा सही आचरण के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है रिलीजियस लाइफ एंड द इमर्जेंस ऑफ भक्ति, यानी धार्मिक जीवन और भक्ति के बारे में। रोल ऑफ वुमेन, महिलाओं की भूमि। उस समय वुमेन्स को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वे लर्निंग, रिचुअल्स और चैरियोटिक रेस यानी शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठानों, रथ दौड़ और सभा जैसी बैठकों में भी भाग लेती थी। ऋग्वेद के कुछ हिम्स महिलाओं ऋषियों द्वारा रचाए गए थे। इनमें अपाला, विश्वरा, घोष और लोपामुद्र इंपॉर्टेंट है। उषा यानी भोर की देवी और अदिति यानी देवताओं की माता जैसे गोडेस का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान था। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता प्रसन्न होते हैं। समय के साथ महिलाओं की स्थिति बदलती रही, लेकिन उन्होंने हाउस होल्ड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स और रिलीजियंस में इंपॉर्टेंट योगदान दिया। प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी, उन्होंने वकटका साम्राज्य में रीजेंट यानी शासक के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया और अपने नाम से भूमिदान भी जारी रखिए। संगम लिटरेचर से पता चलता है कि महिलाएं खेती, पशुपालन, धागा काटने, मछली पकड़ने, नमक बनाने जैसा काम करती थी। इनमें अरुरिया और वेम्बली कुटियार जैसे डांस फॉर्म के बारे में भी जानकारी मिलती है। चोला क्वीन संबियन महादेवी ने टेम्पल्स के निर्माण में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। नेक्स्ट है रिलीजियस लाइफ एंड द इमर्जेंस ऑफ भक्ति। इसमें लिखा है कि वैदिक देवताओं का समूह में कोई एक देवता हमेशा सबसे बड़ा नहीं माना जाता था। अलग अलग हिम्स में, अलग अलग प्रार्थनाओं, यज्ञों में अलग अलग देवताओं को ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया है। उस समय वर्शिप यानी पूजा के यज्ञ किए जाते थे जो ज़्यादातर अग्नि के आसपास होते थे। लोग सन, रेन, फायर और अर्थ जैसे नेचर चीज़ों की पूजा करते थे। आज भी इसकी झलक छठ और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों में दिखाई देती है। लगभग फर्स्ट मिलीनियम बीसीई के बीच में रेन्यूसिएंट्स यानी त्याग का जीवन अपनाने वाले लोग सामने आए। इनमें परिवार राज्य का यानी घूमने वाले साधु, भिक्षु और साधना करने वाले शामिल थे। गौतम बुद्ध और महावीर भी इन्हीं में से थे। वनाप्रस्था और संन्यास जैसे जीवन चरणों में भी त्याग का विचार पहले से मौजूद था। धीरे धीरे पूजा का रूप पर्सनल डाइटिस यानी व्यक्तिगत आराध्य देव जैसे विष्णु, शिवा और शक्ति की ओर बढ़ा। इससे भक्ति का विकास हुआ। भक्ति का मतलब है भगवान तक सीधे पहुंचने का मार्ग, जिसमें जटिल अनुष्ठान भी की जरूरत नहीं होती थी और यह हर व्यक्ति के लिए खुला था, चाहे उसका वर्ग या जेंडर कोई भी हो। 6th सेंचुरी में तमिल रीजन्स में ऑर्गेनाइज भक्ति बहुत प्रसिद्ध हुई। इसे अलवर्स यानी विष्णु के 12 संत कवि और न्यम्मार यानी भगवान शिव के 63 संत कवि ने आगे बढ़ाया। इन्होंने तमिल भक्ति लिटरेचर का बड़ा संग्रह तैयार किया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। लोहरी, विंटर सोलिस्टिस यानी लोहरी का त्योहार विंटर यानी सर्दियों के विशेष समय से जुड़ा है। मकर एक हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी फसल का त्योहार है। पोंगल में सन को धन्यवाद दिया जाता है। इसी तरीके से बाकी फेस्टिवल है। नेक्स्ट है द क्वेस्ट फॉर नॉलेज। इसमें लिखा है कि उस समय एजुकेशन का एम ट्रूथ, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, सेल्फ कंट्रोल और सभी लिविंग बीइंग के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना था। यह सब धर्म के अनुसार सिखाया जाता था। पढ़ाई में वेद, ग्रामर, लॉजिक, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग और आर्चरी जैसे विषय शामिल थे।
गुरु शिष्य परंपरा को बहुत पवित्र माना जाता था। स्टूडेंट गुरुकुल में रहते थे और उन्हें टीचर के परिवार का सदस्य माना जाता था। उस समय तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभाई, ओडेंटापुरी और जगडाला जैसे बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर्स थे। यहाँ इंडिया और दूसरे देश के स्टूडेंट्स पढ़ना आते थे। नेक्स्ट है फेमस यूनिवर्सिटीज़। फेमस यूनिवर्सिटी के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट है लिटरेचर हेरिटेज ऑफ अर्ली इंडिया, यानी प्राचीन भारत की साहित्यिक विरासत। संस्कृत ग्रामर में पनीनी के अष्टधिया, पिंगला के चंद्रशस्त्र और पतंजलि की महाभाष्यां बहुत प्रमुख ग्रंथ हैं। इसी तरीके से समिति यानी कानून और नैतिकता से जुड़े प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य समिति, नारदा समिति और विष्णु समिति हैं। मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में ग्रंथ है चरक संहिता और सुश्रुता संहिता। संस्कृति पोइट में शामिल हैं कालिदास की रघुवंशिया और कुमरा संभवा रचनाएं। तमिल लिटरेचर में ग्रंथ हैं तिरुकुराल, सिल्लापद्दिकरम, मणिमेकाली, संगम टेक्स्ट, मतलब इस तरीके से और भी। यह समय नॉलेज, डिवोशन, कल्चर और सभी जीवों के प्रति सम्मान का सुंदर बैलेंस दिखाता है। यही इंडिया की स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल यानी आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत की मजबूत नींव है। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी में आता है टॉपिक हेडिंग एग्रीकल्चर एंड लैंड रिवेन्यू, यानी खेती और भूमि के से जुड़े कर। इसमें लिखा है कि मौर्यन पीरियड में गांवों के लोगों की इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग यानी व्यक्तिगत भूमि होती थी। साथ ही कॉमन पेस्चर्स यानी सामूहिक चरगाह और उपवन भी होते थे। खेती करने के लिए कई फॉरेस्ट साफ किए गए थे और लेकिन कुछ जंगल कानून द्वारा सुरक्षित भी रखे गए थे। सामान्य रूप में लैंड टैक्स फसल का 1/6% होता था, 1/6 हिस्सा होता था। कौटिल्य ने भूमि को कल्टीवेटेड यानी खेती वाली, फैलो यानी खाली छोड़ी गई, ड्राई यानी सूखी, सोन यानी जिसमें बीज बोए गए हैं, और ग्रोव्स जैसी अलग अलग जगहों में भूमि को बांटा गया है। उस समय राइस, पल्सेस, वीट्स ये सभी उगाए जाते थे। मलिंदप्पानो जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसमें फार्मिंग के 8 चरण बताए गए हैं। ये खेती की तैयारी से लेकर अनाज को भूसे से अलग करना तक की पूरी प्रोसेस को समझाती है। दक्कन इलाकों की ब्लैक सोइल यानी काली मिट्टी कॉटन की खेती के लिए बहुत यूजफुल है। अम्रकोशा जो एक संस्कृत लेक्सिकन यानी संस्कृत शब्दकोश है, जिसमें फसलों और खाद पर एक पूरा चैप्टर दिया गया है। संगम लिटरेचर में चीरा रीजन की प्रमुख उपज बताई गई हैं, जैसे जैक फ्रूट, पीपर, टर्मरिक, रागी और शुगर केन। नेक्स्ट है इरिगेशन यानी सिंचाई। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के अनुसार पुष्यगुप्ता जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज्यपाल थे, उन्होंने गिरनार के पास सुदर्शना लेक पर एक डैम बनवाया। चोला ने कैनल यानी नहरें, झीलें और तालाब जैसे इरिगेशन सिस्टम्स बनाई। इनमें करिकाला चोला द्वारा बनाया गया ग्रैंड एनीकट आज भी इस्तेमाल में है। नेक्स्ट है ट्रेड रूट्स एंड पोर्ट्स। 6th सेंचुरी BCE तक 2 लैंड रूट्स थे, दक्षिणापथ और उत्तरापथ। बाद में डायनेस्टीज ने इन मार्गों का और ज़्यादा विस्तार किया। नेक्स्ट है मेजर पोर्ट्स यानी कुछ बंदरगाह, समुद्र के पास वाले इलाके, उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। इन बंदरगाहों के जरिए से इंडिया का व्यापार पर्शियन गोल्फ और दूसरी जगहों से होता था। ऐसे ट्रेड लिंक्स हड़प्पन और मेसोपोटामिया समय से चले आ रही हैं। अर्ली CE के समय यानी शुरुआती समय में इंडिया और रोम के बीच व्यापार बहुत बढ़ गया। यह व्यापार सी रूट्स और ओवरलैंड रूट्स यानी जल मार्ग से सेंट्रल एशिया के रास्ते होता था। सिलापद्दिकरम में तमिल रीजन्स के 2 इंपोर्टेंट मार्ग बताए गए हैं, कंचीपुरम और जो कि पुमफुहर, ये सभी नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट है गिल्ड्स ट्रेडर्स यानी व्यापारी
आर्टिसियंस और मर्चेंट के संगठन थे। महाजनपद के समय के बाद और सिल्वर पंच मार्क कोइंस यानी चांदी के चिन्ह के सिक्के के फैसले के साथ इनका महत्व बढ़ गया। जटका लिटरेचर में 18 प्रकार के गिल्ड्स के बारे में जानकारी मिली है। गिल्ड्स ऑब्जेक्ट की क्वालिटी प्राइसिस तय यानी कीमत तय करते थे। वे गिल्ड्स कोर्ट के जरिए से अपने सदस्यों की देखभाल भी करते थे और बैंक, फाइनेंसियर, साथ ही ट्रस्टर्स की तरह काम भी करते थे। तो इसी तरीके से ये पूरा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।